हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बार्टर सिस्टम क्या था और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी और मनी क्या है। जो हमारा मेन चैप्टर है मनी एंड कंसेप्ट्स एंड मीनिंग्स एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में दोस्तों आपको पार्ट 1 के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि बार्टर सिस्टम क्या था सबसे पहले, उसकी क्या डिफ़िकल्टीज आती थी और उसके बाद मनी का इन्वेंशन जो है उसने कैसे इसे ईजी बनाया। अब कैसे इजी बनाया है वो तो इसके फंक्शंस बताएंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मेनली आज हम कवर करेंगे कि मनी क्या था इसके साथ साथ और टाइप्स क्या है मनी के। तो ये जो टॉपिक्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं, करेंगे स्टार्ट। लेकिन उससे पहले किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको नोट्स अगर चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आप देखते हैं सबसे पहले कि मनी के अंदर जो बार्टर सिस्टम है वो क्या था। बहुत इजी है, बहुत जनों को पता होगा लेकिन कईयों को नहीं भी पता, तो समझ लीजिए कि बार्टर सिस्टम मीन्स इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम द गुड्स। गुड्स के बजाय गुड्स को खरीदना। मैंने किसी को राइस बेचे, उसके बदले मैंने उससे क्लोथ्स ले लिए। क्या हुआ यहाँ पे, कमोडिटी के साथ कमोडिटी क्या कर ली मैंने, एक्सचेंज कर ली। उस केस को हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। In the beginning of the civilization, human needs were simple and limited. People used to exchange goods with each other to satisfy their wants. बिल्कुल, सिविलाइजेशन पीरियड में कैसा था कि मनी होती नहीं थी, उनकी नीड्स भी सिंपल और लिमिटेड होती थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला था, वो सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड्स और वांट्स क्या थी, गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, when a farmer gives wheat and gets cloth from the weaver in return, it is known as barter system. एक फार्मर है, उसने wheat देकर क्लोथ ले लिए वीवर से, वो क्या बना, वो क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है जी। द इकोनॉमी हैव अ बार्टर सिस्टम कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे अब बात आती है कि सीसी इकोनॉमी यानी कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी इज एक्सचेंज विद कमोडिटी। मतलब क्या है कि वही ऊपर वाली जो लाइन है उसे ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि इस इकोनॉमी को एक और नाम, मतलब इस पूरी इकोनॉमी को हमने नाम दिया हुआ था सीसी इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अब मेन जो प्रॉब्लम्स है ना, इसका कोई एडवांटेज तो बहुत दूर की बात है, मेन प्रॉब्लम्स आती होती हैं और मेन प्रॉब्लम्स ही आपको यहाँ पे इजी करेंगी चीज़ें। वो क्या है देखें यहाँ पे। नंबर 1 हमारे पास है सम ड्रॉबैक्स में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है एक एक्सेप्ट क्वेश्चन के ज़रिए। ठीक है, अब मेन चीज़ इसमें आती है कि इट इज़ अ प्रीवियर रिक्वायरमेंट। बार्टर सिस्टम की ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही होती थी कि अगर डबल कोइंसिडेंस होगी तो तभी तो आपकी नीड्स या वांट्स पूरी हो पाएंगी। यानी इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल के स्टेट से आप समझिए, मतलब इट स्टेट्स दैट 2 पर्सन नीड शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल क्या कहता है कि पर्सन मस्ट नीड राइज इन एक्सचेंज ऑफ टी। अब भाई मैंने बार्टर सिस्टम अपनाना है तो मुझे चाहिए टी चाहिए, मतलब मैंने चाय पीनी है, मुझे चाय पत्ती चाहिए या चाय चाहिए, मेरे पास है राइस। अब मैंने उस पर्सन को ढूंढना है जिसने राइस तो लेने ही हैं लेकिन उसके बदले मुझे टी मिल जाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास टी तो है, मतलब वो मेरे राइस ले ले। कोई भी बात ले लो, दोनों की चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज़ें नहीं मिल पाती आसानी से। अब कोई पर्सन ही ऐसा नहीं है तो मैं कैसे खरीद लूँ उससे कोई चीज़ और। ठीक है, अब ऐसे ही ये मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी बन गई कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमने जिससे कोई चीज़ लेनी है वो पर्सन कौन सा है और क्या वो पर्सन है भी कि नहीं। ठीक है, तो हमारी नीड या वांट्स अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। सेकेंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट आज के टाइम में है मनी, तो उस समय ऐसा कुछ होता ही नहीं था। यानी इन अ बार्टर सिस्टम ऑल द गुड्स आर नॉट इक्वल वैल्यू एंड देयर इज अ नो कॉमन मेजरमेंट। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ए हैज़ अ वीट एंड बी हैज़ अ राइस। अब हमें ये डिफ़िकल्टी तो होने ही वाली है ये डिसाइड करने में कि मैं कितना वीट 1 kg राइस के लिए दूँ। उस समय क्या मेरे पास 1 kg तोलने, मतलब 1 kg तो पता था इतना है, लेकिन क्या मैं 1 kg राइस के बदले 1 kg वीट दे दूँ, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा हो गया तो किसी ना किसी के साथ क्या होने वाला है, सफरिंग होने ही वाली है, किसी ना किसी को सफ़र करना ही पड़ेगा, कोई एक पार्टी को सफ़र करना
पड़ता ही है इसके अंदर। पॉइंट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज यानी प्रॉब्लम बनकर आ रही थी वाटर सिस्टम में। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई डेफर्ड पेमेंट होता है फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो आप आसानी से। आज के टाइम में आपके पास मनी है, हम ये कह देंगे कि चीज़ ले जाओ, आने वाले टाइम में आप पैसे दे देना, बात खत्म। क्या बाटर सिस्टम ऐसा हो सकता था? आप आम ले जाओ और उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो मुझे बाद में दे जाना, ऐसा कुछ था? जी नहीं, आपको एट अ टाइम वो चीज़ चाहिए थी। अब एट अ टाइम वो चीज़ मिल नहीं सकती है, या कई बार मिल भी गई तो हम फ्यूचर में उसे देने की बात नहीं कर सकते, तो डेफर्ड पेमेंट का तो सवाल भी नहीं उठता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आता है डिफ़िकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज। वहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या है? यहाँ पे आज के टाइम में वेल्थ का मतलब है मनी, लेकिन उस समय वेल्थ का मतलब क्या था? गुड्स। तो क्या कुछ ऐसे गुड्स भी तो होते हैं जिनका पेरिशेबल होना बहुत आसानी से हो जाए, मतलब बहुत कम समय के लिए होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फूड हो गया, मतलब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वीट हो गया। अब इनकी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी तो है ही नहीं, ज़्यादा लंबे समय के लिए तो रहने वाले हैं नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसे स्टोर करके रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं वेजिटेबल्स पूरे साल के अपने पास रख लूँ तो वो तो गल सड़ जाएंगे ना। तो ऑटोमेटिकली आज के टाइम में पैसा मैं 10 साल के लिए भी रख लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक और लास्ट में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम इन ट्रांसफरिंग द वेल्थ। जैसे हमारे पास मनी है आज, हम अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं हर चीज़ को, अपनी मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाकर, लेकिन उस समय गुड्स को मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ एक जगह से दूसरी जगह पर? पॉइंट तो ये भी था, तो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती थी वो चीज़। तो ये जो मेन 6 प्रॉब्लम्स है ना दोस्तों, ये आती थी हमारे बाटर सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्टली समझाने वाला हूँ मनी क्या होता है, मतलब मनी क्या है और मनी के कुछ टाइप्स। जो आने वाले फंक्शंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और साथ में मनी सप्लाई क्या होता है उसका भी टॉपिक करवाऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में नेक्स्ट क्या है? मनी। मनी क्या है? एक कॉमन मेजरमेंट है, यानी कॉमनली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें करेंसी, नोट्स, चेक्स, कॉइन्स, कुछ भी चीज़ आप ले सकते हो, उन सभी चीज़ों को हम मनी कह सकते हैं आज के टाइम में। ठीक है, मेन चीज़ आती है कि मनी की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, इनकी कुछ अपनी ही डेफिनेशंस हैं। तो उनमें जैसे कि नंबर 1 आती है फुल बॉडेड मनी। अब ये फुल बॉडेड मनी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल। फेस वैल्यू एंड intrinsic value is equal. Face value means value written on the unit of money, and intrinsic value means the value of metal contained in the unit of money. मतलब क्या है यहाँ पे? आज मैं ऐसी चीज़ कह रहा हूँ, मतलब सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई ऐसे पैसे हैं, 1 रुपए का नोट ले लूँ। 1 रुपए का नोट मतलब 1 रुपए का नोट किसका बना हुआ है? पेपर करेंसी, पेपर है, तो पेपर की वैल्यू भी मैं 1 रुपये ले सकता हूँ आज के टाइम में। अगर मैं सपोज करूँ पेपर की वैल्यू भी 1 रुपये है, पेपर जिससे वो 1 रुपए का नोट बना है, मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ, उस पेपर की वैल्यू भी 1 रुपये ले लो, और जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी है वो भी 1 रुपये लिखी है, तो वो बन जाती है फुल बॉडेड मनी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप पेपर करेंसी के नोट पे 500 रुपये भी लिखे देख सकते हो, तो वो फुल बॉडेड मनी नहीं है। फुल बॉडेड मनी वो है जिसका जो मेटल यूज़ करके वो करेंसी बनी है, उस मेटल की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू उसकी फेस वैल्यू में भी है, यानी उतनी ही वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है। जैसे कि सिल्वर, यानी पिछले बाटर सिस्टम में आप बात कर सकते हो, मतलब पहले से वो होते थे ना, मतलब सिल्वर वाले आपके कॉइन्स वगैरह, जिनका आप ट्रीट कर लेते थे एज अ। आज के टाइम में आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, वो इसमें नहीं आती, वो इसमें आ ही नहीं सकती। ठीक है, वो किस में आने वाली है? नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट मनी। आज के टाइम में वो आ रही है। जैसे कि मनी वैल्यू ज़्यादा होना, आज कार्ड की जो जिस कार्ड के ऊपर आप हज़ारों रुपए, लाखों रुपए रख रहे हो, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसमें क्या होना है? उसमें पैसे तो इतने भरे भरे हैं, लेकिन उस कार्ड की वैल्यू कितनी है? कुछ भी नहीं। तो कार्ड की वैल्यू कभी पैसों की वैल्यू के साथ मैच कर सकती है? नहीं। क्या मैच हो रहा है, यानी क्या ज़्यादा है यहाँ पे? आपके पैसे, यानी आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा एग्जाम्पल है? आपकी क्रेडिट मनी का। क्लियर हो गया? फिर आता है फेट मनी। फेट मनी क्या होता है जी? फेट मनी का मतलब है इट इज़ अ मनी दैट ड्राइव्स इट्स वैल्यू ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को कह दिया इसको मनी मानना है, मतलब उस चीज़ को मनी मान लिया, वो होती है फेट मनी। और द करेंसी बिकम फेट मनी व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट्स लीगल टेंडर। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है?
वो भी नीचे लिखा हुआ है, रेफर्स टू द करेंसी नोट्स एंड कॉइन बीइंग इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। जो लीगल टेंडर है, मतलब लीगल टेंडर में जो करेंसी, जो कॉइन्स, जो नोट्स इशू कर दिए गए, उन नोट्स करेंसी इश्यूज को अगर गवर्नमेंट ने कह दिया मान लेना है मनी, तो हम उसे मान लें अगर मनी और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर लें तो वो बन जाती है फिएट मनी। ठीक है जी, ये थे टाइप्स। अब इसके अलावा नोट है एक छोटा सा, कुछ 3 टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझ लीजिए। आते क्या क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर मीटिंग डे टू डे ट्रांजैक्शनल नीड्स। डे टू डे ट्रांजैक्शनल नीड्स को पूरा करने के लिए जो चीज़ की मतलब मनी हम डिमांड करते हैं उसे हम ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कह देते हैं। स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए जो मनी चाहिए वो होती है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब आता है लिक्विडिटी ट्रैप। क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन इन विच स्पेकुलेटिव डिमांड फंक्शन इज इनफाइनाइट इलास्टिक। एक ऐसा ट्रैप, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें स्पेकुलेटिव डिमांड फंक्शन, मतलब इन विच, जो स्पेकुलेटिव मतलब सट्टेबाजी वाली चीज़ें होती हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब जिसको कह सकते हो होने को तो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, पॉइंट। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप जिसमें स्पेकुलेटिव डिमांड फंक्शंस की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मतलब स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए, और ट्रांजैक्शनल मतलब किसी ट्रांजैक्शन के पर्पज़ के लिए। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट थी, साथ में मैंने इसलिए लिख दी हैं, और इसके कुछ टाइप्स थे जो आपको अच्छे से करवा दिए गए आज। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आज के लिए जितना भी समझाया गया आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में तो कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।